योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन डिनाइड। उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वीज़ा हमें कहीं दिखे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और हम लोग भी यहाँ पर एकदम खैरियत से हैं। और आप में से बहुत सारे लोग हमेशा मुझसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूँ, अपने बारे में बताऊँ आपको। एंड आई नो कि आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई मेरा जो पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। तो अपने ही पास से मैं आपको एक ऐसी अपनी अनोखी स्टोरी जो है, मेरी जीवन का जो हिस्सा है, खासकर मेरी लाइफ का, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये है मेरे अमेरिकन वीज़ा की स्टोरी। एक्चुअली कहाँ से जब ये शुरू होता है कि भैया हमने वीज़ा के लिए अप्लाई करना शुरू हुआ। एंड आई चैलेंज यू कि अगर आपने किसी और इंसान की दुनिया में ऐसी अतरंगी, एडवेंचरस, फनी एंड दुख से भरी हुई ड्रामा, सब कुछ ऐसी वीज़ा स्टोरी अगर किसी की आपने सुनी है तो मुझे ज़रूर शेयर करना। तो मैं भी देखता हूँ कि यार क्या मेरे अलावा भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि किसी के साथ ऐसा हो, मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि बड़ा इतना लंबा ये अरसा रहा है जो इसका मेरे वीज़ा का है। सो इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो मैं कहानी आपको पूरी स्टोरी टेलिंग करने जा रहा हूँ, आप लोगों से पूरा एंड तक देखना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हंसी भी आएगी और टाइम लगने वाला है। तो इसलिए आप लोगों से कहूँगा चाय पानी जो भी कुछ लेके आना है, समोसा ला के रख लो। सुनने में मज़ा भी बहुत आने वाला है। और अगर रेस्ट रूम वगैरह जाके आना है तो वो भी जाके आ जाओ, आराम से बैठ के सुनो एंड फिर देखना कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। तो उतना सब होने के बावजूद अगर मैं यहाँ पर आके बैठ सकता हूँ तो कोई भी फिर आ सकता है। तो एक हालत पे तो उम्मीद ये हो गई थी कि शायद अमेरिका जाना शायद लिखा ही नहीं है, लेकिन छोड़ा नहीं। तो फिर यहाँ पर आज आप लोगों के सामने कैमरा के इधर हम बैठे हुए हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात है सन 2010 की। हमारी नई शादी हुई और शादी होने के 1 महीने के बाद ही हमारी जो पत्नी श्री हैं वो अपनी थीसिस कंप्लीट करके यहाँ पर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एज ए पोस्ट डॉक यहाँ पर आ गई। और हम वहाँ पर अभी कोशिश यही लगी हुई थी कि भाई, क्योंकि अब बीवी चली गई तो आप समझ सकते हो कि भाई हस्बैंड उधर, वहाँ अभी नई शादी हुई, आपकी सारी हमदर्दी अभी बहुत कुछ मेरे साथ यहीं पर जुड़ने वाली है। कि शादी हुई, शादी के 1 महीने बाद ये तुरंत यहाँ पहुँच गई और हम वहाँ पर अभी अपने तिकड़म में लगे हैं कि जल्दी से थीसिस हम भी कंप्लीट करें और पीछे जो है हम जाके भाई बीवी के साथ वहाँ पर रहना शुरू करें, हम भी जाएं। तो ये तो यहाँ पोस्ट डॉक बन के आ गई। अब हमने वहाँ पर अपनी थीसिस पे काम करना शुरू किया। शुरू में ये जब यहाँ आई तो ये भी यहाँ पर फ़ोन पे जो हमारी बात हुई कि हाँ भैया बहुत बढ़िया, एकदम बहुत खुश हैं यहाँ पर कि तुम ठीक है, अभी अपना टाइम ले लो, थीसिस जल्दी कंप्लीट करो, जितना टाइम ले रहे हो। अभी मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ, अच्छा है यहाँ पर, अभी अमेरिका में अच्छा है। तो मुझे भी थोड़ा सा सुकून हो गया कि चलो शी इज़ हैप्पी, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही वरीड है। तो मैंने फिर वहाँ पर कोशिश खूब करी अपनी थीसिस वीसिस लिखने की और मैंने भी 3-4 महीने में इनके आने के बाद मैंने भी भाई अपनी थीसिस जो है सबमिट कर दी। अब सबमिट कर दी थीसिस तो उसमें ये होता है कि भाई रिव्यू होती है थीसिस। रिव्यू होने के बाद उसका एक एग्ज़ाम होता है, थीसिस डिफेंस कहते हैं उसको। जो लोग रिव्यू करते हैं उनमें से एक एग्जामिनर आता है आपका एग्ज़ाम लेने, वो थीसिस डिफेंस सुनने, जो वाइवा भी कहलाता है। तो उसका हमें बहुत वेट करना था। तो भाई अब इनका जो अमेरिका का वो वाला जो अच्छापन था, नया जो होता है, वो अब नीचे आने लगा। इनको भी लगा कि अब हस्बैंड जो है वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हमने अब यूजुअली होता क्या है कि जब आप अपनी थीसिस सबमिट कर देते हैं रिव्यू के लिए, क्योंकि टाइम लगता है, कई महीने लग जाते हैं उसमें, कि जो लोग रिव्यू करते हैं आपकी थीसिस को, तो लोग क्या करते हैं कि थीसिस सबमिट करने के बाद या तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं, जॉब मिल जाती है। रूल थोड़े से अलग अलग होते हैं हर यूनिवर्सिटी के। या फिर ये करते हैं कि भाई अगर दोनों में से, हस्बैंड वाइफ में से कोई एक यहाँ पर है तो वो दूसरे को जो है एज ए डिपेंडेंट यहाँ पर ला सकता है। सो भाई इन्होंने हमें सजेशन दिया कि यार तुम ऐसा, अब तुम वहाँ पर तुम्हारी थीसिस सबमिट हो ही गई है और वो जो था, हमारी स्कॉलरशिप भी ख़त्म हो गई थी वहाँ पर, तो हमारी जेब में पैसे भी नहीं थे। सो इससे अच्छा हमने सोचा दोनों ने मिल के कि क्यों ना हम जो है, मैं US J2 पर, क्योंकि ये J1 वीज़ा पर आई थी, कि J2 पे एज अ डिपेंडेंट बन के यहाँ पर आता हूँ, फिर यहीं पर आराम से मैं जॉब ढूंढूंगा और इजीली जॉब मिल भी जाती है। एक्चुअली ये J2 वीज़े की एक ये अच्छी बात भी है, J1 का जो डिपेंडेंट है वो यहाँ काम कर सकता है। तो हमने सोचा कि ठीक है, तो तुम J2, इन्होंने सोचा कि J2 के मैं तुम्हें पेपर भेजती हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ, यहीं आके तुम फटाफट अपनी जॉब ढूंढना, मिल जाएगी तुम्हें, क्योंकि हॉपकिंस जो है वो साइंटिफिक जॉब्स के लिए हब है। सो आपको यूजुअली मिल जाती है। तो इन्होंने साहब हमें J2 के पेपर तुरंत जो है फटाफट हमें पोस्ट किए अपनी यूनिवर्सिटी से यहाँ बनवा के, और हमने जो है J2 का तुरंत जो है
इंटरव्यू का हमने अपॉइंटमेंट ले लिया। तो हम एज ए डिपेंडेंट बनने को आने को तैयार हो गए कि हम ठीक है, अब वाइफ वहाँ पर है तो हस्बैंड एज ए डिपेंडेंट बन के चला जा रहा है। हम गए, आप एकदम तैयार होके मुंबई एम्बेसी पे पहुँचे अपना इंटरव्यू देने, वीज़ा इंटरव्यू देने गए हम वहाँ पर। और हमारा इंटरव्यू कुछ चंद मिनट हुआ, ऐसे 3-4-5 मिनट हुआ होगा हार्डली। उसने कुछ हमसे सवाल पूछे, हमने उन सवालों के जवाब दे दिए। और उसके बाद जो है वो जो वहाँ पर विंडो पे जो कॉन्सुलेट बैठता है उसने हमें रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पर बंदे ने वीज़ा इंटरव्यू जो कर रहा था हमारा, उसने हमें एक स्लिप जो है वो पकड़ा दी। हमें भी लग रहा था कि शायद कुछ और भी पूछेगा, लेकिन वो स्लिप पकड़ा के उसने बोल दिया नाउ यू कैन गो। अच्छा, हमने सुना तो बहुत था क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे कि स्लिप मिलती है, और स्लिप मिलने का मतलब हुआ करता था कि आपकी जो एप्लीकेशन है या वीज़ा का जो है वो बैकग्राउंड चेक में चला गया है, काइंड ऑफ कुछ और अभी चेकिंग आपकी होगी, बैकग्राउंड चेक होगा, उसके बाद यूजुअली आपको वीज़ा जो है वो मिल जाया करता है, ग्रांट हो जाता है। तो हमें वो स्लिप लेके हम आ गए बाहर, और रंग बिरंगी स्लिप मिलती थी, किसी को सुनते थे पिंक मिली है, किसी को ग्रीन मिली है, हमें मिली वाइट। अब वाइट मिली तो हमें लगा शायद कुछ अच्छी होगी, तो हमने आके उसको जब बाहर निकले गेट से तो हमने उसको पढ़ना शुरू किया। वहाँ पर पढ़ना शुरू किया तो उसमें यार लिखा था कि भाई योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन डिनाइड। अब वो, लेकिन आप दोबारा जो है वीज़ा जो है फिर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन और हमने उसको कई बार पढ़ा, फिर मैंने उसे कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है इस चीज़ को समझने में। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए, आप मुझे बताइए क्या किसी का आपने अभी तक सुना है कि J2 जो है डिपेंडेंट का वीज़ा जो है वो डिनाई हो गया हो। और हमारी हालत ऐसी कि काटो के खून नहीं, आंसू भी नहीं निकाल सकते, मर्द आदमी है, रोए कैसे। और उधर परेशान अब ये भी है, सोच रहे हैं कि आप पता नहीं यार पत्नी क्या हमारी सोचेंगी कि यार देखो इस आदमी का जो है J2 रिजेक्ट हो गया है, तुमने ऐसा क्या वहां पर जाके बोल दिया कि J2 रिजेक्ट हो गया। मतलब आप ये मान लो कि J2 शायद तुमने सुना है कभी किसी का J2 रिजेक्ट हुआ? किसी का J2 रिजेक्ट होते हमने इतने लोग आए यहाँ पर कि J2 आज तक किसी का, J1 रिजेक्ट होता हुए सुने हैं, H1B रिजेक्ट होते हुए सुने हैं, J2 एज ए डिपेंडेंट आप बन के आ रहे हैं वो कभी नहीं सुना था। खैर हमने बड़ा भैया डरते डरते फिर इनको जो है हमने वो दी अपनी इंफॉर्मेशन कि इनको बताया कि हमारे साथ आज ये हो गया। हमारे तो बहुत बुरी बेइज्जती हो गई वहाँ पर, बुरी वाली। तो ये भी अब वो हो गई कि इन्होंने थोड़ा सा तो हमदर्दी दिखाई, लेकिन अब वो हमदर्दी कितने दिन रुकनी थी। तो इनको लगा कि तुम्ही ने कुछ गलत किया होगा। अब हमने भी कहा कि चलो यार, अब जो भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हमारी एक मोस्ट कॉमन बात होती है, हम हमेशा कहते हैं कि ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इसको पॉजिटिव लेके आगे बढ़ते हैं। और हम यहीं से अब इंडिया से जॉब ढूंढेंगे और J1 के लिए ही हम भी अप्लाई करेंगे। सो एक्चुअली वो प्लान जो था हमारा J2 पे बुलाने का, हाँ, था कि टाइम बच जाएगा उससे। टाइम बच जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि उल्टा हुआ। सो हमने फिर सोचा कि चलो अब जॉब सर्च मारते हैं हम अपने लिए। इन्होंने भी फिर हमें, जो इनको यहाँ पता चलता था कि भाई हॉपकिंस में ये एडवर्टाइजमेंट लगा, ये हमें फॉरवर्ड कर देती थी। कुछ इन्होंने बहुत सारे जॉब के जो एडवर्टाइजमेंट थे वो फॉरवर्ड किया, हमने एप्लीकेशंस डाली, हमें कुछ जो है उनमें से लकीली पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हुए। सो जो हमें NIH से रिस्पांस आया उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस था वो। फिर हमने इनसे पूछा भी, इन्होंने बैकग्राउंड चेक करवाया कि भाई लैब बहुत अच्छी है, PI भी बहुत अच्छा है, पेपर बहुत अच्छे छापता है। हमने सोचा चलो अब NIH ही जाएंगे, क्योंकि ये जो NIH का इंस्टीट्यूट है बॉल्टीमोर के अंदर ही है, हम दोनों एक सेम शहर में रहेंगे, जो कि बड़ा मुश्किल होता है अगर दोनों साइंटिस्ट हैं कि आपको एक ही शहर के अंदर जॉब मिल जाए। तो भाई देखो जॉब तो मिल गई हमें, बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई NIH में, और हम भी खुश। लेकिन उसमें क्या था कि NIH में एक रूल होता है कि आप जो है यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपके पास हाथ में डिग्री होना ज़रूरी है। उसमें हमारे साथ क्या था कि हमने PhD थीसिस तो सबमिट कर दी थी, लेकिन मेरे पास अभी तक डिग्री नहीं थी। और डिग्री के लिए ज़रूरी है कि जिन रिव्यूअर्स के पास वो डिग्री गई है वो कमेंट्स भेजें उस पर, और उन 3 रिव्यूअर को जाती है। सो 3 में से किसी एक को जो है इनविटेशन भेजा जाता है कि आप जो है एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के वाइवा के लिए आने को अगर तैयार हों, डेट्स अवेलेबल के हिसाब से। सो ये था, तो हमारे अभी अब वो होना था। तो हमने जो है भाई बहुत कोशिश करके यूनिवर्सिटी में हमारी थीसिस सबमिट हुई थी, तो हमने यूनिवर्सिटी के, पुणे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में चक्कर काट के उन लोगों से कहा कि भाई हमारी थीसिस इन एग्जामिनर्स को भेज दो भाई, इन रिव्यूअर्स को, ताकि हमारी थीसिस रिव्यू हो जाए। वो हमने बहुत लगा के करवा लिया, और उसके बाद हमारी थीसिस निकल गई
रिव्यूअर्स के कमेंट्स भी आ गए और उनमें से एक रिव्यूअर हमारी जो थी वो हमारी एग्जामिनर बन के एम्स से आने को तैयार हो गई और मार्च में हमारा वाइवा साहब फिक्स हुआ। तो भाई हम अपने वाइवा के लिए एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड, एकदम हमने प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से मॉक की प्रैक्टिस करते हैं आप बाकायदा कि कैसे आप बोलेंगे वहाँ पर, वो हमने कर आके एकदम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हमारा जिस दिन वाइवा होना था उससे एक दिन पहले हमारे बॉस को ईमेल आता है एम्स से कि वो जो हमारी एग्जामिनर आने वाली थी वो भाई नहीं आ पाएंगी। और आप सुनिए, रीज़न सुनिए क्या था बेचारी का, क्यों नहीं आ पाएंगी, कि उनकी पैर जो है, उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मतलब मैं क्या बताऊं कि मतलब मैंने 6 साल ऑलरेडी उस इंस्टीट्यूट में गुजार चुका था, मैंने किसी का पोस्टपोन्ड होता हुए नहीं देखा था पीएचडी वाइवा। मोस्टली लोग आ ही जाते हैं, हमेशा आ जाते हैं, लेकिन अब इसमें केस ही ऐसा था कि जब उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया तो वो कैसे आती, हाथ में होता तो शायद वो कोशिश कर लेती, लेकिन पैर में फ्रैक्चर था, वो बेचारी नहीं आ पाई। और हम भी मायूस होकर रह गए, मुंह लटक गया। दोस्त बेचारे हमसे जितनी हमदर्दी कर सकते थे वहाँ पर उन्होंने की, खिलाने पिलाने की कोशिश की, ले गए, खिलाया अच्छे से, पिलाने वाला वो वाला पिलाना मत समझना, मैं पीता नहीं हूँ। बट बहरहाल हुआ ये कि भाई उसके फिर 3-4 हफ्ते के बाद हमारा अप्रैल में दोबारा से डेट हुई और फिर हमारा वो बेचारी आई, तभी भी उनका पैर पूरा ठीक नहीं हुआ था, मैंने देखा। लेकिन हमारा वाइवा हुआ, अच्छा गया और उसके बाद हमें एक प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट हाथ में मिल गया। सो प्रोविजनल डिग्री, क्योंकि ओरिजिनल नहीं मिलता है, वो जब कॉन्वोकेशन हो जाता है फाइनल तब मिलता है। तो प्रोविजनल वाज इनफ कि हम यहाँ NIH पे भेजें और ये हमें पेपर वर्क हमारा स्टार्ट कर देंगे। सो हमने तुरंत जो है फटाफट, एक्साइटेड तो हम थे ही, इनको भी खबर दी कि भैया हाँ ये खुश हो जाएं ताकि कि हो गया है ठीक है। अब अदरवाइज ये तो बहुत ज्यादा वरीड थी, ये तो था कि यार कब आ रहे हो तुम, कब आओगे, कैसे करोगे। वरीड होने वाली बात नहीं थी। J2 रिजेक्ट हो गया, एग्जामिनर का पैर टूट गया, मतलब हो क्या रहा है। मतलब मुझे तो एक बार को तो ये लगा कि यार कि ये पता नहीं क्या मेरे बारे में कैसा, और मतलब सामने नहीं हो तो लगता है कि और भी पता नहीं क्या सोचे, कैसा पनौती उससे शादी हो गई है कि कुछ ठीक हो ही नहीं रहा। एनीवेज वो हमने जब यहाँ NIH में भेजे, हमारे पेपर वगैरह तुरंत यहाँ से जो था, तुरंत नहीं मतलब एक यहाँ पर्टिकुलर टाइम लगता है, तो वो टाइम लगा लगभग 1 महीने का। और मई में जो है हमारे पास काइंड ऑफ पेपर आ गए। सो जब मेरा DS 2019 बोलते हैं उसको, J1 वीज़ा के लिए, सो यहाँ से मुझे भेज दिए गए पेपर और उसमें मेरी जो ज्वाइनिंग डेट थी वो थी 1 जुलाई की। सो मैंने सोचा चलो इनफ टाइम है, मई एंड के आसपास में मेरे पेपर आए। मैंने जून में मिड में जो है वो अपना ले लिया, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट ले लिया वीज़ा के लिए मुंबई एम्बेसी से, क्योंकि मैं पुणे में था तो सारे मेरे इंटरव्यू मुंबई में हुआ करते थे। सो J2 रिजेक्ट होने के बाद भाई अब हम जा रहे हैं, तैयार हो गए J1 वीज़ा के इंटरव्यू के लिए। थोड़ी सी अभी हमें जो है एक्सपीरियंस भी है कि किस तरह से जाके खड़े होना है विंडो पे जो इंटरव्यू लेगा उसके सामने, कैसे बात करनी है, क्या होना है। तो हमने भाई पूरी तरह से तैयार होके हम अब गए हैं। हमारा मिड जून में जो है इंटरव्यू है, जुलाई में हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। हम गए। हाँ, थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि पहले एक बार रिजेक्ट हो चुका है J2। अरे ऑफ कोर्स यार, वो तो नर्वसनेस होनी थी कि एक बार हमारा तो रिकॉर्ड ही पहले ही खराब हो गया था। और हमें एक जो होता है ना US आने से पहले, वो भी होता है कि आपको अच्छा, मेरा पहले से एक नेगेटिव रिकॉर्ड वहाँ पर है काइंड ऑफ। सो एक वो बात जहन में थी। एंड आई थिंक वो फॉर्म में भरवाते भी हैं, आप फिल करते हैं फॉर्म। हाँ भरवाते हैं, लेकिन ऑल तो वही लिखते जरूर हैं कि आपका पिछले इंटरव्यू से इस इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाई हमारा दिमाग तो उसे यही लेता है कि अगर आप कुछ लेना देना नहीं है तो पिछले इंटरव्यू के बारे में पूछ क्यों रहे हो, है ना। सो हमने जो है अब हम गए हैं तैयार होके अच्छे से। खैर हमारा वीज़ा इंटरव्यू हुआ मुंबई एम्बेसी में, एकदम बढ़िया और ठीक ठाक। हमें लगा कि सही इंटरव्यू हो गया है। कुछ थोड़े से औने पौने सवाल भी थे, बट मैंने सबका बहुत ही कामली जवाब दिया अच्छे से। उसके बाद हमें जो है एक भाई इस बार जो है पिंक स्लिप जो है हमें पकड़ा दी गई। इस बार हमारा पे रंग जो था वो स्लिप का वो बदल गया था, वो वाइट से गुलाबी हो गया था। हमने कहा शायद ये गुलाबी जो है स्लिप हमारे लिए कुछ खुशखबरी शायद इसमें लिखी हो। अब उसमें जो हमने फिर पढ़ा तो उसमें रियल में ये लिखा था कि अब जो है ये है रियल वाली बैकग्राउंड चेक। वो जो था बैकग्राउंड चेक के लिए था कि इसमें बैकग्राउंड अभी फर्दर चेक होना है हमें, जो कि अपने J2 के रिजेक्शन के टाइम पे लगा था कि शायद चेक होगा, लेकिन वो डिनायल था। ये है अब यहाँ पर चेक हुआ।
कि अच्छा ठीक है चलो, हमने कहा चेक होगा, हम तुरंत आए। उसमें जो जो जैसे जैसे लिखा था हमने इनसे कंसल्ट किया यहाँ कि उन्हें बताया ऐसे ऐसे हुआ है, और अपने एक फ्रेंड का था उसको बताया क्योंकि उसका रिसेंटली हमसे पहले इंटरव्यू हुआ था और उसका कुछ कुछ इसी तरह की चीज़ हुई थी, तो उसने कहा कि ये तुम्हें करना है, और इन्होंने भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे। हमने फटाफट वो चीज़ें उसी रात, जिस रात हम वापस आए इंटरव्यू देकर मुंबई एम्बेसी से, फ़ौरन हमने ऑनलाइन वो सारा अपना सबमिट कर दिया क्योंकि टाइम कम था, हम पहले से ये जून चल रहा है एंड 1 जुलाई को ज्वाइनिंग थी। 1 जुलाई को ज्वाइनिंग थी। अब हमें ये था कि जितनी जल्दी भेजेंगे हो सकता है उतनी जल्दी हमारा ये जो है आ जाएगा हमें, कि हम फटाफट ज्वाइन कर लें। तो हमने भाई भेज दिया, हमने कहा कि चलो अपनी तरफ से अब गया। अब हमें जो है वेट करना था यूएस की जो कॉन्सुलेट की साइट है उससे आपको ऑनलाइन चेक करने रहते उस टाइम पे, अभी मुझे पता नहीं फिलहाल क्या वो है। सो उस टाइम पे आपको फिर ऑनलाइन चेक करना रहता था अपनी जो एप्लीकेशन, उसमें नंबर होता था आपका, भाई रिसीट पे जो वीज़ा की फ़ीस आप पे करते हैं कि आपका ये नंबर है, आप इस नंबर के लिए देखते रहें कि कब ये आएगा और आपको फिर पासपोर्ट अपना भेजना है। तो हमने भाई अब उसके बाद हमें 1 जुलाई को यहाँ ज्वाइन करना था। खैर अब हमने देखना शुरू किया, भाई 15 दिन तक तो कुछ भी हिला ही नहीं, कोई खबर नहीं। तो फिर हमें यहाँ पर भाई इन्हें इन्फॉर्म करना पड़ा कि यहाँ पर मेरा ऐसे डिले हो गया है, मेरा बैकग्राउंड चेक है। सो अभी जो है मुझे काइंड ऑफ मैं शायद इस DS 2019 पे नहीं आऊँगा, क्योंकि NIH को बताना। उसमें होता ये है कि तभी भी नहीं, थोड़े दिन और वेट किया था मैंने, क्योंकि जो DS 2019 होता है, जो आपकी डेट होती है ज्वाइनिंग की, उससे 1 महीने के तक वो जो है वैलिड रहता है। सो हमारा जब उसके और 15 दिन गुजर गए तो हमने जब थोड़ा शक लगा तो हमने इनके यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया कि मोस्ट प्रोबेबली इस पे हमारी ज्वाइनिंग शायद ना हो पाए। खैर वो हमारा जून हमने मिड में इंटरव्यू दिया था, सो जुलाई तो फर्स्ट निकल गया, वो जो हमारी एक्चुअल ज्वाइनिंग डेट थी। फिर हमें मिड जुलाई के आसपास हमारा भाई वो आया नंबर, वेबसाइट पे क्लियर हुआ कि ये जो है आपका, और उसमें वो पूरी एक लिस्ट होती है, और उसमें ये होता है कि उन सारे कैंडिडेट्स को अपने पासपोर्ट जो है वो कॉन्सुलेट को वहाँ पर भेज देते हैं, मुंबई कॉन्सुलेट को। तो हमें आया तो हमने एकदम खुश हो गए, हमें 1 महीने में हमने लगा ये एक स्टैंडर्ड वो है, राइट, बैकग्राउंड चेक हो गया, हाँ, पासपोर्ट मंगाया गया है वीजा स्टैंपिंग के लिए। हाँ, तो 1 महीना लगभग लगा करता था सबको। हमने कहा ठीक है चलो, हम गए, हमने खुशी खुशी। और उसमें होता है क्या है, आपको अपना पासपोर्ट भेजना है कुरियर से, और उसमें एक डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना होता है, जो कि कुरियर बैग के पैसे होते हैं कि वो लोग आपको वापस कुरियर कर देंगे, उसके आप पैसे उन्हें देते हो। तो हमने फटाफट भेज दिया, ये भी एक्साइटेड, हम भी एक्साइटेड, एकदम मस्त मज़ा आ गया। आप चलो भैया फाइनली हमारा ये हो, शायद हम इसी DS 2019 पे चले जाएं, क्योंकि 15 जुलाई को आ गया था। खैर तो हमने कर दिया। इन्होंने जो है तुरंत एक्साइटमेंट में यहाँ से एकदम टिकट बुक कर दिया। यूनाइटेड की जो लाइन थी वो डायरेक्ट वाली फ्लाइट, एकदम यूनाइटेड एयरलाइन से टिकट बुक हमारे। तो कब के बुक? 10 दिन की गैप के बाद, ताकि हाँ, जब तक 30-31 जुलाई तक वैलिड रहे DS 2019, हाँ, तो 25 के आसपास की टिकट बुक कर दिए। 10 दिन में तो वीजा मिल ही जाएगा इतना। तो भाई हम भी वेट कर रहे हैं, अब वो आ जाए। सो खैर वो हमारा पासपोर्ट जो है फाइनली हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे वहाँ पर पहुँचा। अब तो हमने जाके फटाफट चेक किया, हमने निकाला अपना वो पासपोर्ट उसमें से। और भी एक लड़के का साथ में आया था वहाँ पर, उसने हमसे पहले पहुँच गया, देख लिया उसने कि हाँ वीज़ा स्टैंप लग गया। वो खुशी खुशी ने कहा, हम तो सोचा हम भी चेक करें। हमने अपना पासपोर्ट पलटना शुरू करा। पासपोर्ट में कई पन्ने होते हैं, अब उसमें वीज़ा हमें कहीं दिखे ही नहीं। हमने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सारे एक थूक लगा के चेक करके देख लिया कि कोई पेज जो है चिपका ना रह गया हो, और उसमें हमारा था कोई भी वीज़ा स्टैंपिंग उसमें नहीं थी। हमने कहा यार ये क्या मजाक है। और उसमें फिर हमने लिफाफा जब अंदर और खोल के देखा, उसमें जब कुछ और भी पड़ा है क्या, तो देखा उसमें भाई साहब एक और जो है स्लिप हरे रंग की इस बार रखी हुई थी। मतलब कोई रंग ऐसा था नहीं जो उन्होंने मुझे दे ना दिया हो। पहली मिली वाइट J2 के लिए रिजेक्शन, फिर मिली पिंक बैकग्राउंड चेक, एंड ये वाली ग्रीन कलर की थी, लेकिन एग्जैक्टली सेम बातें इसमें लिखी हुई थी कि आपका जो है फिर से बैकग्राउंड चेक होगा। और मेरा दिमाग भाई साहब इतना खराब कि मुझे लगा कि यार अगर तुम्हें बैकग्राउंड चेक करना था और लंबा टाइम ले लेते। और भाई मैं थोड़ी तुम्हें तुमसे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि मेरा पासपोर्ट भेजो। एक तो पासपोर्ट क्लियर कर दिया, मंगाया, मुझसे कुरियर के पैसे लिए, और फिर खाली पासपोर्ट फिर से मुझे भेज दिया। आई वाज सो पिस्ड ऑफ।
और मेरे दोस्त भी बेचारे सोच रहे थे कि यार ये आदमी पता नहीं क्या लिखा के लाया है अपनी किस्मत में। तो बात ये है कि आज तक क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसका 2-2 बार जिसको स्लिप मिली हो? हाँ, ये भी एक बात है कि आप बताना कि अगर किसी का 2-2 बार जो है अगर बैकग्राउंड चेक में गया हो। सो फ्रेंड्स यार, ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो आएगा इसके तुरंत बाद ही, उसमें आपको अब देखने को मिलेगा कि भैया मैंने कितने फ्लाइट्स बुक किए और उसके बाद कौन कौन जो है भाई आईसीयू तक पहुंच गया, मतलब भर्ती हो गया। सो वो सारी जो आपको अब इसके आगे की स्टोरी है वो अगली वाली वीडियो के पार्ट में आप देखना।